हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। कौन सा था? स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें हमने क्या किया था, नेचर किए थे इकोनॉमी के कि हमारी इकोनॉमी थी कैसी जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। सो फर्स्ट नेचर हमने किया था अंडर डेवलप्ड के हमने फीचर्स कर लिए थे कि किस वजह से हमारी इकोनॉमी जो थी वो अंडर डेवलप्ड थी। सेकेंड नेचर क्या था हमारी इकोनॉमी का? स्टेगनेंट इकोनॉमी। अब हम देखेंगे कि स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या होती है। सो व्हाट इज स्टेगनेंट इकोनॉमी? स्टेगनेंट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच देयर इज नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है, जिस इकोनॉमी में ग्रोथ रेट बहुत टाइम तक देखने को ना मिला हो। जिस इकोनॉमी में क्या है लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज वेरी लो एंड फॉर मैनी ईयर्स इट वॉज नेगेटिव ऑल्सो। क्या कहते हैं कि बहुत टाइम तक जो हमारी इकोनॉमी है उसका ग्रोथ रेट जो था बहुत ही ज़्यादा लो था और समटाइम्स इट वॉज नेगेटिव ऑल्सो। मतलब कुछ टाइम के लिए ना जितना ग्रोथ रेट है ना उससे भी नेगेटिव जा रहा था, जितना है उससे भी नेगेटिव जा रहा था, उससे गिर रहा था नीचे। सो यहाँ पे उन्होंने डाटा दिया हुआ है हमें कि ईयर है ग्रोथ रेट 1860 से लेके 1950 तक हमारी इंडिया में ग्रोथ रेट कितनी थी परसेंटेज में। फर्स्ट कौन सा है? 1860 से लेके 1885 तक 1.1%। देखो इतने सालों में सिर्फ 1.1% ग्रोथ हुई थी। उसके बाद 1885 से लेके 1905 तक -0.3% नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद 1905 से लेके 1925 तक 1.3%। उसके बाद 1925 से लेके 1950 तक -0.1% अगेन नेगेटिव। सो एज यू कैन सी कि बहुत ही ज़्यादा लो और नेगेटिव ग्रोथ थी। इस वजह से हमारी जो इकोनॉमी का नेचर था उस टाइम पे स्टेगनेंट था। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे थर्ड नेचर क्या था? डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी की हमारी इकोनॉमी जो थी जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पे डेप्रिशिएटेड क्यों थी? ठीक है, सो क्या लिखा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लीड टू वेयर एंड टियर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स इन द इकोनॉमी। सो क्या था उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ तो करते थे, मशीनरी को यूज़ तो करते थे, लेकिन क्या था कि सो देयर इज़ नीड टू इन्वेस्ट रेगुलर इन द कैपिटल स्टॉक। सो वो लोग यूज़ करते थे तो उनकी मेंटेनेंस में भी तो उन्हें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ना था ना। तो वो लोग क्या करते थे कि उसकी मेंटेनेंस की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते रिसोर्सेज के। ठीक है, देयर वॉज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स इन इंडिया। उस टाइम पे जो हमारे कैपिटल गुड्स में ना इन्वेस्टमेंट की बहुत कमी थी, बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते थे वो लोग हमारी कैपिटल स्टॉक में, जिस वजह से हमारी जो डेप्रिसिएशन होती रही रिसोर्सेज की, लेकिन उनके मेंटेनेंस की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी इकोनॉमी जो थी डेप्रिशिएटेड बन गई। ठीक है, देयर वॉज मैनी रीजन्स फॉर दिस। फर्स्ट क्या है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हमारे इंडिया की बहुत सी मशीनरी यूज़ की गई। ठीक है, उसकी मेंटेनेंस की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। उसके बाद है कि एक्सेसिव एक्सपोर्ट्स टू फ्रेंडली नेशंस बाय इंग्लैंड जो था ना, मतलब ब्रिटिशर्स थे जो इंग्लैंड से आए थे, वो लोग क्या करते थे इंडिया से रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करते थे अपने फ्रेंडली नेशंस को इंडिया के रिसोर्सेज एक्सपोर्ट्स करते थे। ठीक है, तो इंडिया के तो होने ही नुकसान। उसके बाद कोई लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट तो थी। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की थी उन्होंने, हमारी कैपिटल गुड्स में लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट थी। सो इससे हमारी जो नेशन के प्रोडक्टिव सेटअप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था। हमारी इकोनॉमिक डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी थी। सो क्या है? बट देयर वॉज नो मैचिंग इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल गुड्स। अगेन की कोई भी मैचिंग इन्वेस्टमेंट नहीं थी उन रिसोर्सेज के मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, सो ये थी हमारी डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। अब हम करेंगे फोर्थ नेचर ऑफ इकोनॉमी। क्या था? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी कैसे बना था? फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म के मिलने से। ठीक है, सो पहले बात कर लेते हैं कि फ्यूडलिज्म क्या है। फ्यूडलिज्म में क्या था ना कि जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना उस टाइम पे, उन्होंने ना कुछ ऐसे सिस्टम्स लागू किए हुए थे जो सिस्टम्स थे कि परमानेंट सेटलमेंट
एंड ज़मींदारी सिस्टम। सो ये दोनों सिस्टम उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू किए हुए थे। इन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता था ना कि उन्होंने बोला था फार्मर से कि जो फार्मर हमें लैंड रेवेन्यू ला कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हें वो लोग क्या बना देंगे, ज़मीन के, लैंड के एक्चुअल ओनर्स बना देंगे, ज़मींदार बना देंगे। क्या था, बहुत सारा बड़ा सेक्शन जो था ना एग्रीकल्चर सेक्टर का, फार्मर्स का, वो आ गया एग्जिस्टेंस में एज अ ज़मींदार। वो लोग क्या करते थे ना कि वो वर्क करते थे एज अ इंटरमीडिएरीज बिटवीन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टेनेंट्स। टेनेंट्स कौन होते हैं, जो काम करते हैं अंडर ज़मींदार, किराएदार होते हैं जो, ठीक है। वो लोग हेल्प करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऑप्रेसिव पॉलिसीज़, ऑप्रेसिव मीन्स अत्याचारी पॉलिसीज़ को लागू करने में। किनके ऊपर, टेनेंट्स के। टेनेंट से वो लोग लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके वो लोग किसको देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। तो क्या था ना कि वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे और उसके बाद ब्रिटिश जो हमारे टेनेंट्स थे वो लोग क्या हुआ, वो लोग स्लेवरी, नौकर थे पहले ही, और उनका इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी ना फार्मर्स की। हमारे तो क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड हो गया, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी एग्रीकल्चर सेक्टर में इस वजह से। तो फ्यूडल सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। देखेंगे कैपिटलिज्म सिस्टम क्या था। सो कैपिटलिज्म सिस्टम जो था ना, इसमें क्या था ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैपिटलिज्म सिस्टम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना कुछ अपनी ऐसी पॉलिसीज़ लागू की थी कि वो लोग जो इंडस्ट्रीज थी ना, टेक्सटाइल, शुगर, आयरन, कॉटन, जूट, ये सब इंडस्ट्रीज़ में वो लोग कैपिटल गुड्स के ऊपर इन्वेस्ट करते थे। तो क्या था ना कि ब्रिटिशर्स ने हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, कॉटन, जूट, आयरन, ठीक है, इन सब इंडस्ट्रीज़ में वो लोग क्या करते थे, कैपिटल गुड्स के ऊपर इन्वेस्ट करते थे। मतलब कि जैसे मशीनरी हो गई, लैंड होगी ना, जिससे ज़्यादा लंबे समय के लिए उन्हें रेवेन्यू आता रहे, तो उनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो उसके ऊपर ये लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे। और इन्होंने क्या किया था ना कि एग्रीकल्चर का भी कमर्शियलाइजेशन कर दिया था। उससे क्या हुआ था कि फार्मर्स जो थे ना, वो लोग फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। तो क्या था कि बहुत एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती थी ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट। तो ये फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों ही प्रेवेलेंट थे उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी में। इस वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, ठीक है। लास्ट नेचर करेंगे, फिफ्थ नेचर कौन सा था हमारा, डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी। चलो, सो अब हम करेंगे फिफ्थ नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि है डिसइंटीग्रेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिसइंटीग्रेटेड हमारी इकोनॉमी किस वजह से बनी थी, ड्यू टू ब्रिटिशर्स हार्मफुल पॉलिसीज़, जिसकी वजह से एक न्यू नेशन एग्जिस्टेंस में आया, पाकिस्तान जिसका नाम है। तो उस वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट पड़े थे। वो इफ़ेक्ट क्या थे उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। सो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेस पर कैपिटल लैंड। सो 77% जो है लैंड आया था इंडिया के हिस्से में, अनडिवाइडेड इंडिया का, और 82% पॉपुलेशन आ गई थी। सो आपको दिख रहा है कि लैंड जो है वो कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसमें से भी ना जस्ट 12% लैंड के ऊपर पॉपुलेशन रह सकती थी, बाकी का 65% लैंड जो था उसके ऊपर एग्रीकल्चर हो रही थी, ठीक है। सो इस वजह से हमारी जो लेस पर कैपिटल लैंड एक फीचर है डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी का, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी बहुत इफेक्ट पड़ा था, बुरा इफेक्ट पड़ा था। देयर वाज मैनी डिजास्टर्स इफेक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स पॉलिसीज़। सो एग्रीकल्चर में क्या हुआ ना कि 65% जो था हमारा टोटल लैंड, उसमें से 65% टोटल लैंड में से
68% लैंड के ऊपर क्या हो रहा था, कॉटन प्रोडक्शन हो रही थी, और 19% के ऊपर जूट प्रोडक्शन हो रही थी। सो आप देख सकते हो कि 68% के ऊपर कॉटन हो रही थी, 19% के ऊपर जूट हो रही थी, और 45% जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, सो 45% जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी वो चली गई थी पाकिस्तान की तरफ, और इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 19% इरिगेशन फैसिलिटीज़ रह गई थी। तो आपको पता है कि बहुत मुश्किल होगा, है ना, सिंचाई करना, कि 19% इरिगेशन फैसिलिटीज़ में इनकी प्रोडक्शन कैसे होगी। तो ये डिसएडवांटेज थी बहुत बड़ी इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। थर्ड क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ा था। क्या कि वैसे तो हमारे पास 91% इंडस्ट्रीज़ मिली थी इंडिया को, ठीक है, 91%, लेकिन जो रॉ मटेरियल था ना, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाला एरिया जो था वो चला गया था पाकिस्तान के पास। तो इंडिया के पास तो रॉ मटेरियल थे ही नहीं, तो वो लोग इंडस्ट्रीज़ का क्या करते, तो वो क्या करते थे ना कि इंपोर्ट करते थे जूट और कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल, कहाँ से, पाकिस्तान से। सो एडवर्स इफेक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ गया इस वजह, और इसी के साथ बहुत से जो तकनीकी हमारे आर्टिशंस थे ना, जो बहुत अच्छा काम करते थे, वो भी माइग्रेट हो गए थे पाकिस्तान की तरफ। इससे भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ फीचर हमारा क्या था डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी का। फोर्थ फीचर हमारा था इम्पैक्ट ऑन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। कैसे कि जो इंडिया था ना, वो सेपरेशन से पहले, मतलब कि पाकिस्तान के बनने से पहले जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता था ना बाकी नेशंस को, जो चीज़ें पहुंचाता था, वो क्या पहुंचाता था, जूट्स हो गए, कॉटन, फूड ग्रेन्स हो गए, वो पहुंचाता था। अब क्या हो गया, अब इंडिया को वही सब चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ गई, इंपोर्ट करने की नौबत आ गई, क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो था वो इंडिया के पास थे नहीं, और जो पाकिस्तान से इंपोर्ट करते थे। तो पाकिस्तान के थोड़े से हॉस्टाइल बिहेवियर की वजह से, दुश्मनी भरे बिहेवियर की वजह से दोनों कंट्रीज़ की जो म्यूचुअल रिलेशनशिप था वो गिर गया, और इंपोर्ट होना बंद हो गया इंडिया को पाकिस्तान की तरफ से। तो क्या हो गया कि बहुत बुरा प्रभाव पड़ गया। रॉ मटेरियल्स तो इंडिया के पास थे ही नहीं, तो इंडिया एक्सपोर्ट क्या करेगा, ठीक है। जब रॉ मटेरियल्स ही नहीं होंगे, इंडस्ट्रीज़ में कुछ प्रोडक्शन ही नहीं होगी, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या करेंगे, ठीक है। तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ गया हमारी फॉरेन ट्रेड के ऊपर, इंडिया की फॉरेन ट्रेड के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा था। उसके बाद सोशल इफेक्ट मतलब सोसाइटी, लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स इफेक्ट पड़ा था इसका। किसका, जब पाकिस्तान बन गया था। तो आप सोचो, अगर आपको आपकी कंट्री से निकाल के बोला जाए कि अब दूसरी कंट्री में जाके अपना रहन सहन देखो, सब कुछ नए से शुरुआत करो, तो आपको कैसा लगेगा। सो उन लोगों ने ये सब कुछ फेस किया था उस टाइम पे, तो लोगों को बहुत ही मुश्किलें आई थी। वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, बेरोज़गार हो गए थे, गरीबी में धंस चुके थे, और बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद लोगों की लाइफ जो थी वो ट्रैक पर आई थी, ठीक है। ये 5 पॉइंट है हमारे डिसइंटीग्रेटेड के, 5 फीचर्स हैं हमारे डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी के। सो इसी के साथ हमारे इकोनॉमी का नेचर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट हमने किया था अंडर डेवलप्ड, देन स्टैग्नेंट, देन डेप्रिशिएटेड, सेमी फ्यूडल एंड देन डिसइंटीग्रेटेड। सो अब हम करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।